तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में जौहरी मुआयनाकारों के जूतों में जासूसी चिप्स, ट्रंप की यूक्रेन को मजबूत बनाने की कोशिश और गैर मुल्की ताल्लुक पर चीनी तालिबा यूनिवर्सिटी से बाहर। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से वाकिफ रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा में स्नैपबैक मैकेनिज्म को दोबारा फाल करने की कोशिश करते हैं तो तेहरान इसका मुनासिब और संजीदा जवाब देगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ये इक़दाम सिर्फ सियासी दबाव डालने की कोशिश है जिसकी न कोई कानूनी हैसियत और न ही इखलाकी जवाज है। उन्होंने कहा कि ईरान अब भी जौहरी मुआहदे का हिस्सा है और जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद ऐसी शक्कों का सहारा लेना बेबुनियाद है। जर्मन चांसलर ने ऐलान किया है कि इन ममालिक का 15 जुलाई को सलामती कौंसिल में स्नैपबैक मैकेनिज्म फाल करने की दरख्वास्त जमा कराएगा। याद रहे, 2015 के मुआहदे के तहत स्नैपबैक मैकेनिज्म ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा लागू करने का जरिया है। दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया है कि बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों के जूतों में मशकूक जासूसी चिप्स पाई गई हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन महमूद नबोयान ने कहा है कि ये चिप्स उस वक्त दरियाफ्त हुई जब मुआयनाकार ईरानी जौहरी तंसीबात का जायजा ले रहे थे। उन्होंने एजेंसी पर इसराइल की जानिबदारी और खुफिया मालूमात लीक करने का इल्जाम आयद किया है। वाज़ेह रहे कि ईरान ने गुज़श्ता माह IAEA के साथ बाज़ाब्ता ताउन मुअत्तल कर दिया था जब पार्लियामेंट ने एक नया कानून मंजूर किया, जिसके बाद ईरान और एजेंसी के दरमियान ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हो गए। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ईरान पर तनकीद की और अगले ही दिन इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले शुरू किए। इसराइल की जानिब से गजा के हजारों फलस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर जनूबी इलाके में महदूद करने के मंसूबे ने इसराइल हमास जंग बंदी मुज़ाकरात को खतरे में डाल दिया है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्स की जानिब से तजवीज़ करदा इस मंसूबे में फलस्तीनियों को मिस्र की सरहद के करीब इसराइली कंट्रोल वाले एक कैंप में मुंतकिल करने की बात की गई है, जहां से इन्हें शुमाली गजा वापस जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानूनी माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और नस्ली तत्हीर के ज़ुमरे में आ सकता है। अगरचे इसराइली हुकूमत ने सरकारी तौर पर इस मंसूबे की तस्दीक नहीं की, लेकिन इसके बारे में सहाफ़ियों और बैनुल-अक़वामी ओहदेदारों को ब्रीफिंग दी जा चुकी है। उधर हमास ने इस मंसूबे को जंग बंदी की राह में एक बड़ी रुकावट करार दिया है। हमास का मुतालबा है कि इसराइल जंग बंदी के दौरान ज्यादातर गजा से अपनी अफवाज वापस बुलाएं। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जंग बंदी की उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन वो बगैर किसी ठोस पेशरफ्त के वापस लौट आए। इस मुलाकात से तवक्का की जा रही थी कि इसराइल जंग बंदी में कुछ नरमी करेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर खुली तनकीद करते हुए कहा कि वो सबके सामने मीठी बातें करते हैं और रात को लोगों पर बम बरसाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं पुतिन से सख्त मायूस हूँ। मैं समझता था वो वादों के पाबंद शख्स हैं, मगर उन्होंने हमें गलत साबित किया। नेटो इजलास में ट्रंप ने तस्लीम किया कि ये जंग खत्म करना इतना आसान नहीं जितना समझा गया था और पुतिन बहुत सख्त साबित हुए हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खसूस बराए यूक्रेन व रूस पीर को कीव पहुंच गए। उनकी आमद ऐसे वक्त में हुई है जब रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतल्लिक अमेरिकी पॉलिसी में मुमकिना तब्दीली की कयास आराइयां जारी है। सदर ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिकी साख्ता पैट्रियट मिसाइल फराहम करने की भी तस्दीक की है ताकि वो रूस के फजाई हमलों से अपना दिफा कर सके। ट्रंप ने कहा कि वो जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की दोगली हिकमत अमली एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात तेज कर दिए हैं ताकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजवजा 30% दरामदी टैरिफ से बचा जा सके, जो 1 अगस्त से नाफिज होने हैं। यूरोपीय कमिश्नर बराए तिजारत ने कहा कि मुज़ाकरात को तरजीह दी जा रही है, ताहम यूरोपीय यूनियन मुमकिना जवाबी इकदाम की भी तैयारी कर रही है। सदर ट्रंप ने हाल ही में कनाडा पर 35% टैरिफ का ऐलान भी किया है, जबकि यूरोपीय रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि ऐसे फैसले आलमी सप्लाई चेन और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे।
برطانیہ کے لندن ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ کو ایک چھوٹے طیارے کے حادثے کے بعد فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے اور تمام پروازیں تا حکم ثانی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر شائع تصاویر میں جائے حادثہ سے شعلے اور سیاہ دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ ایک میڈیکل ٹرانسپورٹ جیٹ تھا جو نیدرلینڈ جا رہا تھا۔ طیارے میں کتنے افراد سوار تھے اس بارے میں فوری معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ ریسکیو ٹیمیں اور فضائی تحقیقاتی ماہرین موقع پر موجود ہیں۔ آسٹریلیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقیں ٹالزمین سیبر 2025 کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 19 ممالک کی 35,000 سے زائد فوجی اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مشق سب سے پہلے 2005 میں امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان شروع ہوئی تھی اور اب اس میں بھارت، جاپان، برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا، انڈونیشیا اور دیگر کئی ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ آسٹریلوی وزارت دفاع کے مطابق 3 ہفتوں پر محیط یہ مشق چینی نگرانی کا مرکز بھی بن سکتی ہے۔ ملیشیا اور ویتنام اس سال بطور مبصر شریک ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے ریڈ سی میں ایک جہاز ایٹرنٹی سی کو ڈبونے کے واقعے کے بعد 11 لاپتہ افراد کی تلاش ختم کر دی گئی ہے، جبکہ کم از کم 4 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جہاز پر موجود 10 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں جہاز کی ڈوبنے کی جگہ سے تیل کا بڑا رساؤ بھی دیکھا گیا ہے۔ اس حملے اور ایک اور جہاز میجک سیز کی تباہی کو اسرائیل حماس جنگ سے جوڑا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ریڈ سی میں عالمی تجارت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ برسلز میں یورپی یونین اور اس کے جنوبی ہمسایہ ممالک کے اجلاس میں پیر کو اسرائیلی اور فلسطینی وزرائے خارجہ کی شرکت متوقع ہے۔ اکتوبر 2023 کی غزہ جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں فریق ایک ہی اجلاس میں شریک ہوں گے، تاہم فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیلی وزیر سے براہ راست ملاقات کی تردید کی ہے۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ چین کی دالیان پولی ٹیکنک یونیورسٹی نے ایک طالبہ کو یوکرینی ویڈیو گیمر سے نامناسب تعلق کے الزام میں یونیورسٹی سے خارج کر دیا ہے، جس پر سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ یونیورسٹی نے طالبہ کا پورا نام شائع کرتے ہوئے کہا کہ اس کے رویے نے قومی وقار کو مجروح کیا۔ اس اقدام پر ملک میں 2 رائے پیدا ہو گئیں۔ کچھ نے اسے حب الوطنی قرار دیا، جبکہ دیگر نے اسے صنفی امتیاز اور ذاتی زندگی میں مداخلت قرار دے کر سخت تنقید کی۔ قانونی ماہرین نے طالبہ کی بے عزتی کو غیر منصفانہ اور پرانی اخلاقیات کی سوچ قرار دیا ہے۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔